जब अहान वहां से निकला तब अस्मिता उसका बाहर इंतजार कर रही थी। वो रूपल के पेरेंट्स के बारे में बात करने आई थी। तो तुम कह रही हो कि रूपल के पेरेंट्स को उन्होंने खुद छुड़वाया है? तो रूपल के पेरेंट्स बहुत देर से जेल में थे। हालांकि उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर ने फंसाया था, फिर भी शर्मा फैमिली उन्हें ही गुनहगार मानती थी। शर्मा फैमिली उनको मारना चाहती थी। अस्मिता उनके बीच में सुलह कराने गई थी, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। अपने हाथ के सारे काम खत्म करने के बाद अहान खुद उस फैमिली से मिलने जाने वाला था, पर आज ही अस्मिता को पता चला था कि उन्होंने रूपल के पेरेंट्स की बेल करवा दी थी। जी यंग मास्टर, ऐसा होना पॉसिबल भी है। अस्मिता समझ गई थी कि अहान बहुत कंफ्यूज्ड है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अहान ने पूछा, यंग मास्टर, इतने दिनों से जो भी मनाली में हुआ वो मनाली की एलीट फैमिलीज को पता है। अस्मिता ने कहा। ये बात सुनकर अहान समझ गया था कि अस्मिता क्या कहना चाह रही है। पूरा मनाली शहर जान चुका था कि अहान रायजादा शहर में है। अपने पहले ही दिन उसने रजत चौधरी और अभिषेक चोपड़ा का हाथ तोड़ दिया था। जब चौधरी फैमिली ने उससे बदला लेने की कोशिश की तो उन्हें शहर छोड़कर जाना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, अभिषेक चोपड़ा का भाई राज चोपड़ा, जिसे मनाली का राजकुमार कहा जाता था, वो भी चुप रहा और कुछ नहीं किया। बस वशिष्ठ हाउस के शेयर्स उसे दे दिए। उसके बाद मॉल में शनाया को परेशान करने के लिए सोनिया को सबक सिखाया। सोनिया ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के मेंबर राकेश की बीवी थी, पर ये अहान इससे भी नहीं डरा। ये मामला ठंडा होता उससे पहले वशिष्ठ हाउस में एक और कांड हुआ। इसके बाद 2 लोगों की जान चली गई। जो 2 लोग मरे थे वो फैमिली के बच्चे थे, आयशा मेहता और आयुष मेहता। इतने पावरफुल होने के बाद भी मेहता फैमिली ने कोई एक्शन नहीं लिया था। इतना सब हो जाने के बाद अब बहुत परिवारों में अहान का डर था, और ये तब हो रहा था जब राज चोपड़ा अहान की पहचान को छुपाया था। अगर वो उसकी पहचान नहीं छुपा रहा होता तो शायद आज सारे परिवार कांप रहे होते। अहान को उम्मीद नहीं थी कि शर्मा फैमिली ऐसे मान जाएगी और रूपल के पेरेंट्स को छोड़ देगी। शर्मा फैमिली ने उन्हें छोड़ दिया है, पर मैं अब भी उनसे मिलकर आऊंगा, अहान ने कहा। ओके यंग मास्टर, अस्मिता ने कहा। आप यंग मास्टर? अस्मिता कुछ और भी बताना चाहती थी। अस्मिता की शक्ल देखकर अहान समझ गया था कि कुछ बात थी जो वो बताने में हिचकिचा रही थी। कुछ और बात है अस्मिता, बेझिझक बोलो, अहान ने कहा। यंग मास्टर, कुछ बात तो है, पर कैसे बोलूं ये समझ में नहीं आ रहा। अस्मिता कोई भी बात बताने से पहले कभी इतना नहीं झिझकी थी। क्या ये बात रायजादा परिवार के बारे में है? अहान ने पूछा। अहान जानता था कि जब बात रायजादा परिवार की होती है, अस्मिता तभी इतना उलझी हुई होती है। जी यंग मास्टर। अस्मिता ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। क्या बात है, बोलो, किसको क्या प्रॉब्लम हुई है? अहान ने कहा। यंग मास्टर, यंग मिस आपसे बहुत नाराज है। उनका कहना है कि आपने इतने दिनों में मनाली में जो भी किया है उससे परिवार की इज्जत कम हुई है। आपने हर जगह रायजादा फैमिली का नाम यूज करके सही नहीं किया, अस्मिता ने कहा। अहान अच्छे से जानता था कि अस्मिता किसकी बात कर रही है। यंग मिस अहान की चचेरी बहन अनन्या रायजादा थी। बचपन से ही अनन्या रायजादा अहान को परेशान करती थी। वो अपने परिवार के साथ मिलकर उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अनन्या के बारे में अगर अहान को कुछ बहुत अच्छे से याद था तो वो था उनके बचपन का एक किस्सा। एक बार लॉन में खेलते हुए अहान का हाथ गलती से अनन्या को लग गया था। गुस्सा होकर अनन्या ने उसे तालाब में धक्का दे दिया था। तालाब का पानी बहुत ठंडा था। अगर उस दिन उसे कोई नहीं बचाता तो वो जिंदा नहीं बच पाता। उस हादसे से उभरने के लिए अहान को 6 महीने लग गए। उसकी तबीयत इन महीनों में बहुत खराब हो रही थी। अहान को लगा था कि सब अनन्या को समझाएंगे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उल्टा सबने अहान को सुनाया कि उसे अनन्या को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। उस दिन अहान ने मान लिया था कि इस परिवार में किसी को भी उसकी चिंता नहीं थी। अहान ने अनन्या से और रायजादा परिवार से दूरी बनाना ही ठीक समझा, पर उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा अनन्या उसे और परेशान करने लगी। पर अहान तब तक मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर चुका था। वो अपने गुरु से ही सब बातें करता था। 3 साल पहले जब उसने रायजादा परिवार छोड़ा
तब उसने सोचा था कि अब उसे अनन्या से डील करना नहीं पड़ेगा, पर आज अनन्या ने फिर से आहान को परेशान करने का तरीका ढूंढ लिया था। अनन्या कब आ रही है? आहान जानता था कि अनन्या सिर्फ बातें नहीं करेगी, वो आहान से मिलकर जरूर उसे नीचा दिखाएगी। अगले हफ्ते। अस्मिता ने आहान को देखते हुए कहा। आहान अब रायजादा परिवार का उत्तराधिकारी था, फिर भी अनन्या उसके बारे में ऐसा बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी को कोई मतलब नहीं था कि आहान कौन है। कुछ ऐसा राज जरूर था जिसकी वजह से आहान को वैसा सम्मान नहीं मिल रहा था जैसा बाकी लोगों को मिलता था। अस्मिता को यह खबर विक्रम ने दी थी, जो कि रायजादा परिवार का सबसे भरोसेमंद आदमी था, इसलिए वो झूठ भी नहीं हो सकता था। इन दोनों सिचुएशंस के बारे में सोचकर अस्मिता बहुत कंफ्यूज थी। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, आहान ने कहा। आहान जानता था कि जब अनन्या आएगी तब उसका ध्यान उसे रखना होगा। यंग मास्टर। अस्मिता ने कुछ नहीं बोला और बस अपना सिर झुकाए खड़ी रही। हम थोड़ी देर में ही शिमला के लिए निकलेंगे। मनाली शनाया के लिए सही नहीं है, मैं उसे और कोई तकलीफ में नहीं देख सकता, आहान ने कहा। जी यंग मास्टर, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, आपके जाने की तैयारी भी हो जाएगी, अस्मिता ने कहा। अब मैं शनाया के पास जा रहा हूँ। इतना कहकर आहान हॉस्पिटल की तरफ चला गया। हॉस्पिटल में शनाया बहुत परेशान थी क्योंकि आहान अब तक नहीं आया था। जैसे ही आहान वार्ड में घुसा, शनाया ने चैन की सांस ली। अभी तुम कहाँ गए थे? शनाया ने पूछा। जरूरी काम से गया था, अब हो गया, आहान ने शनाया से कहा और फिर गुरुजी की तरफ मुड़ते हुए कहा, थैंक यू मेरी गैर मौजूदगी में शनाया का ध्यान रखने के लिए। रात से कहिएगा मैं उससे बहुत खुश हूँ। यंग मास्टर, मैं चलता हूँ, गुरुजी ने अपनी गर्दन झुकाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चले गए। अब कैसा फील कर रही हो शनाया? आहान ने शनाया से पूछा। पहले से बेटर, डॉक्टर ने कहा कि मैं आराम से ट्रैवल कर सकती हूँ, शनाया ने कहा। तुम्हारी डिस्चार्ज समरी तैयार हो रही है, हम आज ही शिमला चलेंगे। तुमने मनाली में बहुत कुछ फेस किया है। आहान को बुरा लग रहा था कि उसके होते हुए शनाया को इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। आहान को मायूस देखकर शनाया ने कहा, मेरे साथ और भी बुरा हो सकता था, पर क्योंकि तुम थे इसलिए तुमने हर बार मुझे बचा लिया। इतना ही नहीं, तुमने मेरे साथ गलत करने वालों को भी अच्छे से सबक सिखाया, उसके लिए थैंक यू। आहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी वार्ड से नर्स डिस्चार्ज पेपर्स लेकर आई। सर पेपर्स, मैम को रेस्ट की जरूरत है और मेडिसिन टाइम पर दीजिएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू। थैंक यू। शनाया और आहान ने मुस्कुराते हुए नर्स से कहा, चले बेबी। आहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। शनाया ने आहान का हाथ पकड़ा और दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ गए। अब दोनों शिमला के लिए रवाना हुए। कुछ घंटों बाद जब वो अपने घर पहुंचे तब आहान ने देखा कि शनाया की माँ यामिनी टीवी देख रही थी। आहान? यामिनी आहान को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। जब उन्होंने देखा कि आहान वापस आ गया है तब उनका मुंह बन गया। तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम वापस आ गए? आहान सीमा बुआ और उनके बेटे के सामने ये घर छोड़कर गया था, पर आज वो शनाया के लिए यहाँ वापस आया था। वो शनाया की माँ यामिनी से कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्हें बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ जाने लगा। वहीं रुको, यामिनी गिल ने चिल्लाकर बोला। उन्हें आहान का उन्हें इस तरह अनदेखा करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इतना बोलकर यामिनी आहान के आगे आकर खड़ी हो गई। बाहर रहो, बहरे हो, सुनाई नहीं देता? मेरे आगे से हटिए, आहान ने कहा। आहान चाहता तो यामिनी को कुछ भी जवाब दे सकता था, पर वो उनकी इज्जत करता था और अपने आप को उनके जितना नीचे नहीं गिरा सकता था। आहान का ऐसा बर्ताव देखकर यामिनी को अजीब लगा। मनाली से आने के बाद आहान का रवैया बदल गया था। तभी हॉल में शनाया आई। जब शनाया ने देखा कि उसकी माँ आहान को ब्लॉक कर रही है तब उसने कहा, मॉम, आप आहान को ऐसे ब्लॉक करके क्यों खड़ी है? अपनी बेटी को देखकर यामिनी की आंखों में चमक आ गई। शनाया बेटा, तुम आ गई। इतना कहकर यामिनी शनाया को गले लगाने जब आगे बढ़ी तब उन्होंने देखा कि शनाया के हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। शनाया, ये क्या हुआ? यामिनी ने अपनी फिक्र दिखाते हुए कहा। कुछ नहीं मॉम,
ब्लेड से कट लग गया था। शनाया ने कहा, ब्लेड से कट लग गया था? मुझे बताओ ये किसने किया, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। यामिनी ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आहान ने उसे सबक सिखा दिया है। शनाया ने अपनी माँ को आधी बात ही बताई थी। अगर वो भेड़िए वाली बात बता देती तो पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा, ये नालायक भी किसी को सबक सिखा सकता है क्या? मुझे तो लगता है कि इसे ही किसी ने सबक सिखा दिया हो। यामिनी ने आहान को ताना मारते हुए कहा। मॉम, शनाया को अपनी माँ की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो सब जाने दो, मुझे ये बताओ तुम इस फटीचर को तलाक कब दे रही हो? यामिनी ने पूछा। मॉम, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं आहान को तलाक नहीं दूंगी। शनाया ने फॉर्मली कहा। पहले जब यामिनी के लिए बात बोलती थी तब शनाया को अजीब नहीं लगता था, पर अब तलाक शब्द सुनते ही शनाया को बहुत अजीब लगता था। वो किसी भी कीमत पर आहान को तलाक नहीं देना चाहती थी। शनाया, क्या तुम्हें अभी भी नजर नहीं आ रहा कि ये हमारे फैमिली के लिए पनौती है, पनौती? इसकी वजह से हम और कितनी प्रॉब्लम फेस करेंगे। यामिनी ने चिल्लाते हुए कहा। ये आप क्या कह रही हैं? आहान ने ऐसा क्या किया है? शनाया ने कहा, पहले तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ जिससे वो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, और फिर तुम जैसे ही घर से बाहर निकली तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया। तुम्हारे दादाजी ने भी तुम्हारे पापा की राय सुनना बंद कर दिया। हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत खास अच्छी नहीं है। तुम अभी मुझसे पूछ रही हो कि आहान ने क्या किया है? यामिनी ने कहा। जब आहान और शनाया घर छोड़कर चले गए तब यामिनी को बहुत बेचैनी होने लगी थी। तब वो एक पंडित से मिली थी। उन्होंने ही यामिनी को बताया था कि आहान की वजह से उनकी फैमिलीज में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। पहले तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, पर फिर जब शनाया इंजर होकर घर आई थी तब उन्हें इस पंडित की बात पर विश्वास हो गया था। ये सब आप क्या बोल रही हैं? इसमें आहान की गलती कैसी हुई? आहान की वजह से ही तो हमें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाला प्रोजेक्ट मिला था। आपने उसका जिक्र तो नहीं किया। शनाया अब थोड़ा गुस्सा हो गई थी। तुम्हें वो प्रोजेक्ट इसलिए मिला क्योंकि तुम केपेबल हो और हमारी भी कुछ हैसियत है। इसका क्रेडिट तुम कम से कम इसे तो मत दो। मॉम, स्टॉप इट। आहान के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए। आपको नहीं पता आहान ने मुझे कितना अच्छे से प्रोटेक्ट किया था मनाली में। सो प्लीज उसकी ऐसे इंसल्ट करना बंद कर दीजिए। शनाया अब इम्पेशेंट हो गई थी। शनाया, मुझे नहीं पता इसने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। यामिनी ने इमोशनल होते हुए कहा। मॉम, आहान ने कुछ नहीं कहा है, आप बस फालतू में अनरीजनेबल हो रही हैं। शनाया ने समझाते हुए कहा। जो भी है, इस घर में जब तक मैं हूँ ये नहीं रहेगा। तुम्हें डिवोर्स नहीं देना मत दो, पर मैं आहान को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। यामिनी ने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया था। अब आहान और शनाया क्या करेंगे? शनाया अपनी माँ को कैसे समझाएगी?